ईरान और इजरायल के बीच में फिलहाल तो एक दूसरे पर हमले बंद हो गए हैं, लेकिन ये कितना स्थायी है या फिर किसी बड़े हमले की आहट है। ब्रेक पे जाने से पहले कमर आगा साहब ने और प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब ने एक जो मुद्दा उठाया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है हूती का आना रेड सी में, लाल सागर में और लेबनान में, खासतौर से यहाँ पे हिजबुल्लाह का रोल। इसको कैसे देखा जाएगा, इस पर मैं आप सही मेहमानों के पास आऊँगा, लेकिन चूंकि नरेंद्र तनेजा साहब हमारे साथ होते हैं तो मैं कोई ये मौका नहीं जाने देना चाहता कि भारतीय के लिए, एक आम लोगों के लिए सबसे ज्यादा चिंता रहती है कच्चे तेल को लेकर के, क्योंकि यहाँ से पेट्रोल डीजल की कीमतें, रसोई गैस की कीमतें, फर्टिलाइजर, सब कुछ इससे प्रभावित हो रहा होता है। तो पहले एक स्टेटस चेक ले लेते हैं तनेजा साहब से, फिर आगे हम लोग चर्चा को बढ़ाएंगे। तनेजा साहब, अब तो स्थिति लग रही है कि थोड़ा लंबा खींचेगा, जो हमारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व था वो उससे अब स्थिति और आगे के लिए तैयार रहना पड़ेगा हमें, और हम लोग इसके लिए कितने तैयार हैं, आपको क्या दिख रहा है? शॉर्ट टर्म की बात में करो, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग तो बाद में की जाएगी। लक्ष्मण जी, देखिए, ये एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट होती जा रही है। अब हूतीज भी बिना तेहरान की इजाजत के कुछ करेंगे नहीं, ना हजबुल्ला करेगा। हकीकत ये है, हम उसके कितने भी घुमा फिरा करके हम उसके बारे में कहें। और दूसरी बात यह है कि अब भारत को तो एक बात समझ में आ जानी चाहिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो मेरे अपने सूत्र हैं बता रहे हैं कि हमको समझ में आने लगी है, वो ये कि हमारी आने वाले समय में तेल पे निर्भरता बढ़नी है, प्राकृतिक गैस पे निर्भरता बढ़नी है, और आयातित एलपीजी पे भी निर्भरता बढ़नी है, कम नहीं होनी। ऐसे हालात के अंदर ये भी हमको स्पष्ट हो गया है कि हमको जो मिडिल ईस्ट है या गल्फ के खाड़ी के जो देश हैं या पश्चिम एशिया जब हम लोग कहते हैं, उस पर अपनी निर्भरता अब कम करनी पड़ेगी। हम खाली अर्थशास्त्र को नहीं देख सकते कि वहां से लाने में तेल गैस सस्ती पड़ती है। हमको उसके साथ ये भी देखना है कि सप्लाई सिक्योर होनी चाहिए। और जिस तरह के हालात वहां बन रहे हैं, और अगर आप जो है अपनी क्रिस्टल बॉल में निकाल के देखता हूं, मुझे तो 15-20 साल जो है वहां पे कोई शांति नजर नहीं आती। मुझे लगता है हालात जो है, हो सकता है पंद्रह ऊपर बीस से साल थोड़ा। 15-20 साल, मुझे नहीं लगता कि ये 15-20 साल जो है वहां पे एक ऐसी शांति आ सकती है जिसपे हम भरोसा कर लें कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम 70% तेल और गैस यहां से लेते रहें, और यहाँ कोई स्टेट हॉर्मुज दोबारा नहीं होगा, या यहाँ पे दोबारा जो है गाजा नहीं होगा। देखिए, हमको आर्थिक सुरक्षा देखनी है। राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई मतलब नहीं होता अगर आपकी आर्थिक सुरक्षा नहीं है, और आर्थिक सुरक्षा बिना ऊर्जा की सुरक्षा के असंभव है। ऐसे में हमको ये असंभव है, देखना है बिल्कुल। कि ऐसे में हमको ये देखना है कि अब खाली अभी तक हम ये देते थे कहां से सस्ता मिलता है, अब हमको ये देखना है कि कहां से हमको यकीनन मिलता है पक्का। इसका मतलब ये हुआ है कि हमको अपनी निर्भरता खाड़ी के देशों पर कम करनी है। और जहां से भी हमको तेल मिलता है, वो गुयाना हो, ब्राजील हो, कनाडा हो, मैक्सिको हो, अमेरिका हो, रशिया हो, अंगोला हो, नाइजीरिया हो, ब्रुनाई हो, वहां से लेकर के आना है हमको एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के तहत। क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था तेल की इकोनॉमी है, हमको अब अपनी निर्भरता को वहां से कम करना है। दूसरा, जो वहां के जो बड़े निर्यातक हैं, सऊदी अरब हो गया, इराक हो गया, कुवैत हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, हमको बिल्कुल उनको दो टू का बोलना है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का कोई भरोसा नहीं है। आप नई पाइपलाइन बनाइए, तब हम आपसे लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करते हैं, और वरना जो है हम आपके आपके ऊपर निर्भरता अपनी कम करनी पड़ेगी। हमारे त- पास कोई नहीं है। मैं तनेजा साहब, आपको तनेजा साहब, हाँ, तनेजा साहब, मैं थोड़ा सा सवाल थोड़ा सा तात्कालिक आपसे पूछूं, चूंकि आप बिल्कुल डे टू डे बेसिस पे सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे होते हैं। अभी हमारी स्थिति क्या है? अभी हम लोग दूसरे स्रोत से जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा दूसरे सोर्स से जो क्रूड ऑयल और गैस इंपोर्ट कर रहे थे, वो हमारी ज़रूरतों को किस हद तक पूरा कर पा रहा है, और कब तक हम बगैर स्टेट ऑफ हॉर्मुज के काम चला सकते हैं? देखिए, हकीकत यह है कि हमने सप्लाई तो सरकार ने मैनेज करी है। हम ऐसी ऐसी जगहों से भारी मात्रा में तेल लेते थे जहां पारंपरिक रूप से वहां से तेल इतनी भारी मात्रा में नहीं लेते थे, जिसमें अमेरिका शामिल है, ठीक है। ब्राजील शामिल है, अंगोला शामिल है। आज हम तो सप्लाई साइड तो, हम जैसे बोलना चाहिए, बहुत चिंता चिंता का विषय तो है, पर बहुत बड़ी चिंता का विषय है हमारे लिए। चिंता का विषय है कि जो आज हम तेल खरीद रहे हैं वो बहुत महंगा पड़ रहा है। उसका कीमत उसकी इंश्योरेंस महंगा। बहुत महंगी पड़ रही है, जहाजरानी कॉस्ट महंगी पड़ रही है, तो हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर जो बोझ है। जैसे अगर आपने ये बताया कि तेल आज $98 पर बैरल है, दरअसल हमारी जो बास्केट है, हमको तो वो $112 पड़ रहा है। क्योंकि आज हमारी अप्रोच ये है कि हम ये नहीं देख रहे कीमत क्या है, हम जहां भी तेल उपलब्ध है, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव के बीच में, हम तेल उसको खरीद रहे हैं। हमारी कंपनियों को आदेश ये है। तो ऐसे में तेल की किल्लत ना हो, ये हमारी प्रायोरिटी हो गई। लेकिन उसका जो अर्थशास्त्र है वो ऐसा हो रहा है कि हमारे वो लिए बहुत नई खतरनाक है। परेशानी,
कर रहा है। और इसलिए यहाँ पे लक्ष्मण जी जरूरत की बात यह है कि और लेकिन एलपीजी में हमको दिक्कत आ रही है। वो एलपीजी जो ज्यादातर हम खाड़ी के देशों से लेते थे, आज एलपीजी हम भारी मात्रा में अमेरिका से लेके आ रहे हैं, और अमेरिका से एलपीजी हमको महंगी भी पड़ रही है। उसकी शिपिंग कॉस्ट भी ज्यादा है, उसकी इंश्योरेंस कॉस्ट भी ज्यादा है, उसकी लैंडिंग कॉस्ट ज्यादा है, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट फिर ज्यादा हो जाती है। तो अभी तो हम ये, क्योंकि क्राइसिस मोड में है, हम इसको मैनेज कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए अर्थव्यवस्था के लिए परेशानी तो कहीं ना कहीं होगी। आप कितने दिन तक उसको शील्ड कर सकते हैं? लेकिन दूसरी बात यहाँ पे जो हमको गौर में रखने के चलना है, वो ये है कि देखिए, जो रिवोल्यूशनरी गार्ड रिजीम है वहां पे, अब उनके जो वैज्ञानिक हैं उनको तो आणविक हथियार बनाना आता है। आप 5 साल 10 साल रोक लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ईरान ईरान ने एक सबक सीखा है, और ईरान के साथ दुनिया के तमाम देशों ने ये सबक सीखा है। अगर आपके पास आणविक हथियार हो तो अमेरिका आपका वो हाल नहीं करेगा जो अमेरिका ने ईरान का किया। अगर उनके पास आणविक हथियार होते तो अमेरिका की हिम्मत नहीं पड़ती, ना इसराइल की हिम्मत पड़ती। तो इसलिए दूसरी बात यह है कि ईरान बहुत टफ नेगोशिएटर है। मैं आपको बड़ी क्विकली 2 एग्जाम्पल देता हूं। वहां पे एक बड़ा गैस का भंडार है, उसका नाम है फरजाद बी। हमारी कंपनियों ने जाके, सरकारी कंपनी, उस वहां पे गैस की खोज करी, हमने अपने पैसे से खोज करी, और ईरान ने वो हमें देने से साफ मना कर दिया, चीन को दे दिया, जबकि हमारा लिखित एग्रीमेंट था। दूसरी बात, हमने वहां पे जो साउथ पार्स है, हमने $30 बिलियन की सॉवरेन डील हुई, भारत सरकार की, कंपनी की नहीं, भारत सरकार, पेट्रोलियम सेक्रेटरी ने ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर साइन करे, और ईरान ने साइन करे। ईरान उसको बैकआउट कर गया, ये कह के सुप्रीम लीडर नहीं मान रहे हैं। आज अगर साउथ पार्स में वो प्रोजेक्ट बन गया होता, और वहां एलएनजी टर्मिनल होता, और भारत की हिस्सेदारी उसमें होती, ना अमेरिका उस पर, इजराइल उस पर हमला करता, ना अमेरिका हमला करता। चाबहार, हकीकत यह है कि चाबहार में हमारी रुचि आज भी और हमेशा रही है, लेकिन ईरान ने, हमारी यूपी की भाषा में, हकीकत यह है, चाबहार को लेकर के ईरान ने हमको नचा रखा है। कभी वो गोल पोस्ट चेंज करता है, कभी कहता है इसको स्टेक होल्डर बना दो। मैं उदाहरण आपको ये दे रहा हूं, ईरान इज ए वेरी टफ नेगोशिएटर, वी नो इट, एंड अमेरिका को अब समझ में आ रहा है। एम्बेसडर दयाल, स्थिति तो बड़ी संवेदनशील है, कैसे निपटे? जी, स्थिति तो बहुत गंभीर है। सभी पैनलिस्ट ने ये बार बार कहा है कि पूरी दुनिया पर ये एक संकट के तौर पर छाया हुआ है, और सबसे ज्यादा तो संकट ईरान के लोगों को है। देखिए, मैं ईरान में पोस्टेड था 4 दशक पहले, तब वहां पर $1 की कीमत होती थी 3000 रियाल। अब ये लड़ाई शुरू होने के पहले $1 की कीमत हो गई थी 1.5 मिलियन रियाल, और अब तो और भी ज्यादा गिरता जा रहा है। तो ईरान के लोगों पर किस तरह से संकट छाया हुआ है, वो किन मुसीबतों को झेल रहे हैं, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। साथ ही साथ वहां पर जो रिजीम है वो टटी हुई है। और 2 सबसे बड़े मुद्दे जो और पैनलिस्ट ने भी जिक्र किया है, एक तो ये जो ईरान की प्रॉक्सीज है, खास तौर पर हिजबुल्लाह, क्योंकि वो इजराइल से सटा हुआ है। हिजबुल्लाह जो स्थित है वो सदर्न लेबनान में है, और सबसे नजदीक है इजराइल के। इजराइल और अमेरिका बार बार ये कहते हैं कि हिजबुल्लाह को विड्रॉ करना चाहिए नॉर्थ की तरफ, जो लिटनी रिवर है उसके नॉर्थ में स्थित हो, लेकिन ना ईरान इस बात पे राजी है, ना हिजबुल्लाह। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। और दूसरा तो न्यूक्लियर इशू है, जो कि किसी तरह से मुझे नहीं लगता कि ये सॉल्व होगा, क्योंकि जो शर्तें ईरान पे लगाई जा रही हैं, वो ईरान बातचीत करता रहेगा, लेकिन उन शर्तों को कबूल नहीं करेगा, उनको नहीं मानेगा। तो ये बहुत बड़े मसले हैं। और जैसा तनेजा साहब ने कहा कि उनको लगता है कि अगर आप क्रिस्टल बॉल में देखें तो ये तो संकट चलते ही रहेगा। उन्होंने 15 साल का हो सकता और ज्यादा। तो मेरे विचार में ये एक बहुत गंभीर समस्या है, और किस तरह से इसको हल किया जाएगा मुझे नहीं पता। लेकिन हिजबुल्लाह को इजराइल एक एग्जिस्टेंशलिस्ट थ्रेट समझता है, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को इजराइल एक एग्जिस्टेंशलिस्ट थ्रेट समझता है, और इस लड़ाई में ट्रंप साहब को लेकर जो पकड़ के गए हैं वो नेतन्याहू। ये नेतन्याहू की लड़ाई है, उन्होंने ट्रंप साहब को अपने साथ लिया है, और किस तरह से भी ये अंत होगा न ट्रंप खुद जानते हैं, क्योंकि ट्रंप 1 घंटे में कुछ कहते हैं, अगले घंटे में कुछ और कहते हैं। तो मेरे विचार में ये ग्लोबल लीडरशिप के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, किस तरह से इसको खत्म किया जाए।
डॉक्टर धीरज कौल साहब, इसमें दो चीज़ें, एक तो ग्लोबल लीडरशिप के लिए बहुत बड़ी समस्या है कैसे ख़त्म किया जाए, लेकिन चूंकि आप भी ऑयल के पूरे ट्रेड को काफ़ी करीब से नज़र रखते हैं, चूंकि जैसा आपने बताया कि आपका प्रोफेशन कुछ इस तरह से है, तो मैं समझना चाहूँगा अभी आप लोग सिचुएशन को कैसे रीड कर पा रहे हैं, और ये जो नया दो थ्रेट निकल कर सामने आया है, एक तो आपको हूती का, और दूसरा किसी भी कीमत पे ईरान नहीं चाहे कि हिजबुल्लाह को डिज़ार्म किया जाए या हिजबुल्लाह पर कंट्रोल करे, या फिर लेबनान का दक्षिणी हिस्सा इजराइल ले ले, तो फिर रास्ता क्या दिख रहा है आपको? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। पहले मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप ईरान की करेंसी देखें तो तकरीबन 8 लाख $1 का 8 लाख रियाल मिलता था 2025 के बिगिनिंग में। अभी वो 1.8 मतलब 18 लाख 18 लाख $1.8 मिलियन 1.8 मिलियन रियाल मिल रहे हैं। और लड़ाई की शुरुआत से लेकर जो कि कुछ महीनों में वो 30% डिप्रिशिएट हुआ है। इन्फ्लेशन डेफिनेटली बढ़ी है। हालात ईरान में इकोनॉमी के खराब हैं। कई लोगों के अकॉर्डिंगली देखिए, अगर आपके खुद के पैसे पड़े हों बैंक के अंदर सेविंग्स, तो वो काफी कम रह जाती है। और लड़ाई के शुरुआत में वहां पे बहुत गोल्ड और डॉलर खरीदा गया। अगर आप उनकी मार्केट्स भी देखें जो ऑलमोस्ट क्रैश्ड हैं, या उनके डॉलर परचेज देखें या उनके गोल्ड परचेज देखें, तो बहुत बड़ी मात्रा में खरीदा गया है। और एक और रिपोर्ट आई थी जो कि एक यूरोपियन एजेंसी से, कि तकरीबन जनवरी ऑनवर्ड्स टिल फरवरी 2 महीनों में बहुत सारे ईरान के जो काफी मिलियनियर लोग हैं, उन्होंने अपने एसेट्स भी मूव किए थे। यूएई में मूव किए थे, कुछ लोगों ने कतर किए थे, और कई लोगों ने यूके और कनाडा जो एक नोन डेस्टिनेशन है। यूएस में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन था पर वहां पे भी हुए थे। दूसरी बात, आप जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं इस पे आना चाहूंगा कि ईरान ओवरऑल जो हम लोग को दिख रहा है, जो तेल की कीमत अभी बताई गई बिल्कुल सही बता, अभी $98 का है, और तकरीबन $12 प्रीमियम ऊपर से देना पड़ता है, 12 से 15 खरीद में। फिर उसके बाद इंश्योरेंस, शिपिंग कॉस्ट मिला के हर देश को एक्सपेंसिव पड़ता है। आई एम श्योर भारत को भी $120 प्रति बैरल से मिल रहा होगा। और अभी ये समझना जरूरी है, जो कंट्रीज के स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, वो जून 30 की तारीख है जिसमें काफी सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाएंगे। और जो ऑयल अभी खरीदा जा रहा है वो उन शिप से खरीदा जा रहा है जो फ्लोटिंग फ्लीट जिसको हम बोलते हैं, जो कि समुद्र में अलग अलग जगह खड़ी है, उनको हम ट्रेड कर रहे हैं। और इलीगल प्रैक्टिसेस भी बहुत हो रही हैं चाइना के द्वारा, जो कि इन फ्लोटिंग वेसल्स में ट्रांसफर करते हैं, से क्लोज टू श्रीलंका, क्लोज टू सिंगापुर, वहां पे ओपन ओशियंस में ट्रांसफर करते हैं, जो इंटरनेशनल लॉ के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि मरीन लाइफ के वो बहुत ही घातक होता है। जी। तो कहीं ना कहीं मुझे जो दिखाई दे रहा है, वो आपके जो पैनलिस्ट ने बात बोली, हम लोग जो यहाँ देख रहे हैं, ये वॉर जल्दी रुकने वाली नहीं दिख रही। और क्रूड ऑयल का जो नया नॉर्मल है, जो एक बहुत ही खतरनाक चीज है अर्थव्यवस्था के लिए, और स्पेशली ग्रोइंग इकोनॉमीज के लिए, ऑक्सीजन होता है, चीप एनर्जी। और अगर वो $60-65 प्रति बैरल से उठ के 80, 85, 90 पे पहुंचा, तो बहुत सारी इकोनॉमीज, ग्रोथ इकोनॉमीज जो एनर्जी पे डिपेंडेंट है, खास तौर पे गल्फ से आती एनर्जी, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, तो बहुत बड़ी मात्रा में है। चाइना भी सिर्फ 15% डिपेंडेंट है वहां पे। बिल्कुल, वही तो उन पे सबसे बहुत बड़ा बड़ी कंसर्न है। मार पिटेगी। और यही मुझे जो सबसे बड़ा दिखाई दे कंसर्न रहा है, है, चूंकि तो तकरीबन 85 हाँ 85 टू $90 प्रति बैरल पे ये आके रुकेगा। दैट विल नॉट बी अ गुड न्यूज। और एक अर्थव्यवस्था स्टैगफ्लेशन की तरफ हमें जो अमेरिकन इकोनॉमी दिखाई दे रही है, और ग्लोबल कंट्री अगर आप देखें, आप तो फाइनेंशियल चैनल है, जी आप बिल्कुल, देखिए अभी हालात कितना अभी इन्वेस्ट बहुत कंट्रोल में आता है और दिख नहीं रहा है, थोड़ी चिंताजनक स्थिति जरूर बनी हुई है।